वेलकम। आइए, हमारा टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश मतलब लाइट। इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? प्रकाश, पहला टॉपिक है हमारा प्रकाश या लाइट। दूसरा टॉपिक है प्रकाश का रिज्यू रेखीय संचरण मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। उसके बाद है थर्ड टॉपिक सूची छिद्र कैमरा मतलब पिन होल कैमरा। चौथा टॉपिक है छाया व ग्रहण। इंग्लिश नाम भी साथ साथ लिखते जाना। शैडो एंड इलिप्स। पांचवा टॉपिक है प्रिज्म से अपवर्तन। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। इसके बाद छठवां टॉपिक है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण मतलब डिस्पर्सन। इसके बाद सातवां टॉपिक है वर्ण विक्षेपण क्षमता। लिखो वर्ण विक्षेपण क्षमता तो क्या बोलते हैं? इसमें डिस्पर्सिव पावर। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सातवां टॉपिक है इसके बाद आठवां टॉपिक है स्पेक्ट्रम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्पेक्ट्रोमीटर। क्या बोला? स्पेक्ट्रोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मानव नेत्र अर्थात ह्यूमन आई। फिर ह्यूमन आई के मतलब मानव नेत्र के दोष पढ़ेंगे। दृष्टि दोष आई डिफेक्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फोटोग्राफिक कैमरा। फोटोग्राफिक कैमरा ही बोलेंगे हिंदी में भी।
उसके बाद है सूक्ष्मदर्शी, अर्थात माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप हम लोग को दो प्रकार का पढ़ना है। पहला है मतलब सूक्ष्मदर्शी, सरल पढ़ेंगे, सिंपल, और दूसरा है संयुक्त, मतलब कंपाउंड। ठीक है। अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है, मतलब 14वां नंबर क्या है, टेलीस्कोप, मतलब दूरदर्शी। ठीक है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे, प्रकाश। सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं, प्रकाश। अब हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश। ठीक है। प्रकाश क्या होता है? व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है? प्रकाश दिख रहा है। तो प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसके वजह से हम लोग कोई वस्तु को देख पाते हैं। समझ में आया? वह भौतिक कारण जो किसी वस्तु को देखने के लिए आंखों के लिए उपयोगी हो। यह कहलाता है प्रकाश। तो इसको लिखो सबसे पहले, प्रकाश क्या होता है उसको लिखो, फिर मैं बताता हूँ प्रकाश के बारे में। तो जब हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, हम लोग को उस वस्तु को देखने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले कि वो वस्तु होना चाहिए उस स्थान पर, और क्या होना चाहिए? हमारे पास आँख भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? यही चीज़ है प्रकाश। सबसे ज़रूरत है प्रकाश की। हमारे पास होगा, मतलब हमारे पास आँख भी होगा, हमारे पास वो वस्तु भी होगा, लेकिन जब प्रकाश ही नहीं है तो हम उस वस्तु को कैसे देख सकते हैं? तो वही भौतिक कारण है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश। अब हम लोग प्रकाश संबंधी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं जो हमें प्रकाश के लिए ज़रूरत पड़ती है उसको देखेंगे। एक एक करके देखते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 देना, स्वदीप्त वस्तुएं। स्वदीप्त वस्तुएं। दूसरा है अदीप्त वस्तुएं। स्वदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जिसका खुद का लाइट होता है, जैसे कि सूरज। ठीक है, उसका खुद का लाइट होता है। हमारा लाइट हो गया, बल्ब हो गया, वो खुद का लाइट हो गया। ठीक है। और अदीप्त वस्तुएं जो किसी का प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके,
मतलब परावर्तित करके वो खुद दिखता है। कोई भी वस्तु हम लोग जो देख रहे हैं ना, वो दिख क्यों रहा है? उसका खुद का प्रकाश है इसलिए दिख रहा है? नहीं, उसको हम लोग स्वदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से हम लोग उस अदीप्त वस्तुओं को देख पा रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल लिखना, सूर्य, तारे, चंद्रमा क्या है? खुद का प्रकाश नहीं होता उसके पास, वो अदीप्त वस्तु है। मोमबत्ती लिख दो। हाँ, अदीप्त वस्तु में हमारा उदाहरण है चंद्रमा। ये पेन दिख रहा है, पेन, कुर्सी, ये है अदीप्त वस्तुएं। अब तीसरा नंबर है प्रकाशीय माध्यम। सदीप्त वस्तुओं को लिख लेना इंग्लिश में, सेल्फ लुमिनियस बॉडी। अदीप्त वस्तुएं मतलब नॉन लुमिनस बॉडी। अब है प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश सरलता से होकर गुजरता है, जैसे कि वायु या आवाज, उसमें प्रकाश को गुजरने से कोई परेशानी नहीं होती है। दीवार के आर पार हो पाएगा प्रकाश? नहीं हो पाएगा। कांच के आर पार होगा? हो जाएगा। तो प्रकाशीय माध्यम क्या क्या है? जैसे कि वायु, आवाज, कांच, ऑप्टिकल मीडियम। अब है चौथा नंबर, अब प्रकाशीय माध्यम में ही देखेंगे, चौथा नंबर नहीं है इसमें हम लोग देखेंगे इसका पहला टॉपिक प्रकाशीय माध्यम का, होमोजीनियस मीडियम, समांग या होमोजीनियस। समांग मतलब समझते हो, होमोजीनियस मतलब समझते हो, एक ही प्रकार का वस्तु, मिश्रित चीज नहीं होना चाहिए। तो उसका उदाहरण है स्वच्छ जल। मतलब वो जल में, जैसे तालाब का पानी नहीं हो सकता, उसमें कई सारी चीजें मिले होते हैं। स्वच्छ जल, शुद्ध कांच, अच्छे क्वालिटी का कांच। अब दूसरा आएगा हेट्रोजीनियस, मतलब विषमांग। हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस क्या है? जैसे कि उसमें कुछ मिला हुआ है, निम्न कोटि के कांच, कांच जिसमें कई प्रकार का चीज मिला रहता है, तो आर पार हम लोग को ऐसे कांच में नहीं दिख पाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं विषमांग, हेट्रोजीनियस। खिड़की में हम लोग को आर पार नहीं देखना रहता है, उस टाइप का कांच यूज़ करना रहता है, तो हम लोग हेट्रोजीनियस वाला कांच यूज़ करते हैं। अब इसके बाद है, अगला है प्रकाशीय किरणें। प्रकाश की किरणें, रे बीम। तो प्रकाश जिस मार्ग से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, उसको बोलते हैं प्रकाश की किरणें। जैसे यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं प्रकाश, तो ये क्या हो गया? प्रकाश की किरणें, रे बीम। अब इसके बाद इसका 3 प्रकार है। पहला होता है अपसारी या डाइवर्जेंट, दूसरा होता है अभिसारी या कन्वर्जेंट, तीसरा होता है समांतर किरण
पैरेलल बीम। तो अभिसारी किसको बोलेंगे? अभिसारी, अपसारी, अपसारी किसको बोलेंगे? अपसारी, अपसारी या डाइवर्जेंट, अपसारी या डाइवर्जेंट, अपसारी किरणें किसको बोलेंगे? तो जो एक बिंदु से होकर सभी जगह जैसे जा रही है इसको बोलते हैं अपसारी, डाइवर्जेंट। और इसके विपरीत अभिसारी किसको बोलेंगे? कन्वर्जेंट। तो कई जगह से लाइट आके, प्रकाश आकर एक जगह फोकस हो जाएगी, इसको बोलते हैं अभिसारी या कन्वर्जेंट। अब समांतर, ये जो दिख रहा है ये समांतर है, समांतर या पैरेलल। समांतर किरणें, अपसारी किरणें, अभिसारी किरणें। तो ये प्रकाश की किरणें पढ़ लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पांचवा है प्रकाशीय पदार्थ। इससे पहले हम लोग एक और पढ़े थे, प्रकाशीय माध्यम पढ़े थे। वो क्या था? ऑप्टिकल मीडियम था। और ये प्रकाशीय पदार्थ मतलब ऑप्टिकल मटेरियल, मतलब वो प्रकाश को जाने के लिए जो माध्यम था ना उसको बता रहे थे। अब उस पार्टिकुलर मटेरियल, उस पदार्थ को बताएंगे, जैसे कि कांच हो गया, पानी हो गया। तो ये 3 प्रकार की होती हैं प्रकाशीय पदार्थ। पहला होता है पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी पदार्थ या ट्रांसपेरेंट मीडियम। दूसरा होता है अर्ध पारदर्शी या पारभासी बोलते हैं, पारभासी। अपारदर्शी नहीं है, आधा अधूरा पारदर्शी होगा, ट्रांसलूसेंट। और तीसरा है अपारदर्शी, इसको बोलते हैं ओपेक। 3 प्रकार के होते हैं पारदर्शी। तो पारदर्शी के एग्जाम्पल का क्या होगा? प्रकाशीय पदार्थ पारदर्शी, जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए। तो वायु या अवात। और पारभासी क्या होता है? तो जैसे कि दूध, दूधिया कांच, दूधिया कांच, ये होता है पारभासी। मतलब जो प्रकाश होता है ना वो पार होता है, लेकिन दूधिया कांच मतलब सफ़ेद कलर का दिखेगा प्रकाश उसमें। उसके बाद है ओपेक, जिसमें अपारदर्शी, जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते। क्या है? जैसे कि लकड़ी, दीवार, कुछ भी हो सकता है जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ये सब परिभाषाएं पढ़ रहे थे किसके अंदर? प्रकाश टॉपिक के अंदर में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, प्रकाश के गुण। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रकाश के कुछ गुण। ठीक है, हमारा सबसे पहला नंबर है एनर्जी या ऊर्जा। प्रकाश एक एनर्जी या एक प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊर्जा और कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि वायु का होता है, विंड एनर्जी होता है, वायु ऊर्जा होता है, वाटर एनर्जी होता है, जल ऊर्जा होता है, तापीय ऊर्जा होता है, भूतापीय ऊर्जा होता है। कई प्रकार की एनर्जी पढ़ते हैं ना, ऊर्जा पढ़ते हैं ना। तो प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा ही है। दूसरा नंबर
स्पीड या वेग, प्रकाश का एक निश्चित वेग होता है। कितना होता है, कितना स्पीड होता है, 3 × 10⁸ 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में इतना दूर प्रकाश ट्रेवल कर सकता है, जा सकता है। तीसरा नंबर पॉइंट है रेक्टिलिनियर मोशन, इसी को बोलते हैं ऋजु रेखीय संचरण। मतलब प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। इसके बाद है रिफ्लेक्शन या परावर्तन। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह जैसे कि मिरर, ठीक है, किसी चमकीली सतह पर टकराती है, ये एक मिरर बना हुआ है, क्या है, दर्पण। किसी चमकीली सतह पर टकराती है प्रकाश, तो क्या होता है, वापस आ जाता है। लाइट को दर्पण में हम लोग इधर से भेजेंगे तो वापस आ जाएगा। हम लोग कुछ देखते हैं तो हम ही लोग दिखते हैं दर्पण में, इसी घटना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब प्रकाश और क्या करता है, उसका अगला गुण है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे कि ये वायु है या आवाज है, उसके बाद वो जब एक कांच का ऐसे बक्सा बना हुआ है या एक पानी है, ठीक है, तालाब है या पानी है, तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो प्रकाश जैसे जाती रहती है ना, वो विचलित हो जाती है अपने दिशा से। इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये जा रही इधर। इसी घटना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। पानी में हम लोग कोई स्टिक को जैसे कि रखे हैं, एक लकड़ी को हम लोग, एक लंबा सा डंडा है, उसको पानी में हम लोग डुबा के रखेंगे तो वो हमें ऐसा दिखाई प्रतीत होता है, थोड़ा सा झुक गया है, जिधर जा रहा है उधर से थोड़ा झुक गया है। इसी घटना को बोलते हैं अपवर्तन। अब इसके बाद अगला है डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब प्रकाश कोई माध्यम जैसे कि प्रिज्म से होकर गुजरती है प्रकाश, तो उसका 7 रंग में, सफेद प्रकाश का 7 रंग में ही विभक्त होना, सबसे ऊपर में रेड मतलब लाल रंग होता है, सबसे नीचे में वायलेट अर्थात बैंगनी रंग होता है। तो 7 रंग में टूटने की किसी श्वेत प्रकाश का यानी व्हाइट लाइट का 7 रंग में टूटना ही कहलाता है डिस्पर्सन या वर्ण विक्षेपण। अब इसके बाद है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होता है, अंधेरे कमरे में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं डस्ट के, एक छोटा सा ऊपर में छेद है और वो आ रहा है तो हम लोग को कैसे दिखता है, पूरा डस्ट एकदम दिखने लगता है, मतलब सभी कण प्रकाशित होने लगते हैं। इसी घटना को बोलते हैं स्कैटरिंग, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसके अलावा प्रकाश एक दो घटना और करता है, उसको बोलते हैं, ये 9वां नंबर है, 8वां नंबर है, विवर्तन बोलते हैं, इंग्लिश में डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये सब टॉपिक तुम्हारे काम का नहीं है, प्रकाश ये सब घटना भी शो करता है, ऐसे लिख सकते हैं। विचलन, डेविएशन और प्रकीर्णन।
पोलराइजेशन, ये सब चीज़ें अभी एग्रीकल्चर वाले लोग के लिए काम का नहीं है, ये सब साइंस वाले लोग के काम का चीज़ है। इसमें भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये घटनाएं भी होते हैं और घटनाएं, अन्य घटनाएं होते हैं करके इसको भी लिख सकते हैं। ये मुख्य घटना है जिसको आप लोग पढ़ोगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है ये वाला रहेगा, प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण। ये टॉपिक नंबर 2 है। पहला, सबसे पहला क्या था? प्रकाश, ऋजुरेखीय संचरण अर्थात रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। प्रकाश का एक सीधी गति में चलना, एक सरल रेखा में चलना, ये क्या कहलाता है? ऋजुरेखीय संचरण या रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो इसमें एक प्रयोग है। अगर 4 नंबर का लिखने के लिए आता है, ऐसे छोटे छोटे चीज़ पीएटी में नहीं आते हैं, एग्ज़ाम्स में आते हैं, 4 नंबर में लिखने के लिए आता है, तो सिर्फ परिभाषा लिख कर नहीं छोड़ना है। इसमें ये लिखना है, एक छोटा सा प्रैक्टिकल बताना है। यहाँ पे एक मोमबत्ती है और यहाँ पे हम हैं, आँख बता देते हैं, ठीक है। हम मोमबत्ती को देख रहे हैं, बीच में 3 कार्डबोर्ड रख देते हैं, मतलब पुट्ठा या लकड़ी, जिसमें बीच में इसको ए नाम दे दिए, इसको बी नाम दे दिए, इसको सी नाम दे दिए, जिसमें बीच में एक छेद है, तीनों के बीच में एक छेद है और ये एक सीधी रेखा में रखी हुई हैं। तब हम इसको देख पाएंगे, इसके लॉ को हम लोग को देखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा इधर उधर कर देंगे ना, तो हम लोग को नहीं दिख पाएगा। इसका जो लॉ है ना, वो प्रकाश दिखेगा इधर इधर सब तरफ से दिखेगा, वो तो प्रकाश सब तरफ सीधी रेखा में दिखती है, लाइट तो आएगा हम लोग के पास, लेकिन जो लॉ है ना उसको हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। मतलब यहाँ से जो डायरेक्ट सीधा रेखा आ रहा है ना, उसको हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल आप लोग को लिखना होगा। अगर ऋजुरेखीय संचरण लिखने के लिए आता है 4 नंबर का, 5 नंबर का, 4 नंबर से 5 नंबर का आ सकते हैं ये प्रश्न, तो हम लोग को एक छोटा सा प्रैक्टिकल को बताना पड़ेगा। एकदम समझने में आसान है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कैमरा, पिन होल कैमरा। सूची छिद्र मतलब पिन होल, एक पिन के बराबर होल। सूची छिद्र कैमरा क्यों बनाते हैं? इसके पहले हम लोग क्या पढ़े? प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण। प्रकाश के ऋजुरेखीय संचरण, प्रकाश के ऋजुरेखीय संचरण को ही सिद्ध करने के लिए सूची छिद्र कैमरा का इस्तेमाल होता है। सूची छिद्र कैमरा कैसे बनता है उसको देख लो। एक बक्सा है, ठीक है, इस तरीके से एक बक्सा है। अब इसमें एक पिन के समान छेद है और चारों तरफ से ये डिब्बा बंद है, एक छेद बस है। अब इसके सभी फलक सिर्फ इसको छोड़कर, जो सबसे पीछे वाला फलक है ना, उसमें घिसा हुआ का कांच रखा हुआ है ये वाले फलक में। अब बाकी सब फलक अंदर से काला रंग का पोता हुआ है। क्या क्या लिखना है समझ में आ रहा है?
सूची के समान छेद है, एक बक्सा है, फलक इसके जिसमें छेद है उसके जस्ट अपोजिट साइड में, उसके जस्ट उल्टे फलक में क्या करना है, घिसा हुआ कांच रखना है और पूरे फलक को, इसको छोड़कर पूरे फलक को काले रंग में पोतना है अंदर से। अब यहाँ पे हम लोग एक एक मोमबत्ती जलाएंगे, ठीक है। अब इससे जो प्रकाश आएगा एक ऐसे करके सीधी रेखा में गमन करेगा, एक ऐसे करके सीधी रेखा में गमन करेगा। तो हम लोग को जो विपरीत फलक है ना, वहाँ पे ना ये उल्टा दिखाई देगा। ये भी सीधी रेखा में गमन कर रहा है, ये भी सीधी रेखा में गमन कर रहा है, तो हम लोग को ये उल्टा दिखाई देगा। और ये जितना दूर में रहेगा उतना ही छोटा दिखाई देगा, जितना पास में रहेगा उतना ही बड़ा दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला रहता है, उसको जरूर लिखना, उससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब क्या है, ये है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, इसके बराबर होता है छिद्र तथा पर्दे के बीच की दूरी। छिद्र तथा पर्दे की, प्रतिबिंब के साइड ये दूरी है, छिद्र तथा पर्दे की बीच की दूरी बटे, अब ये वाला दूरी वस्तु और छिद्र के बीच की दूरी, छिद्र तथा वस्तु की बीच की दूरी हो गया सूची छिद्र कैमरा। अब इसके बाद अगला टॉपिक है इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा छाया व ग्रहण, चौथा नंबर टॉपिक। छाया व ग्रहण, शैडो एंड इलिप्स। ये है इक्लिप्स का स्पेलिंग, पहले शायद एल बता दिया था, ये है इलिप्स। छाया कैसे बनता है, जब कोई प्रकाश का स्रोत है उसके सामने हम लोग कोई वस्तु रख देंगे तो वस्तु का वहाँ पे छाया बन जाता है उसके पीछे में, या ऊपर से है तो नीचे में छाया। दिन के समय में हम लोग का छाया कहाँ पे बनता है, नीचे में बनता है जब सूर्य ऊपर में हो। शाम के समय में पीछे में बनता है जब सूर्य साइड में रहता है, सुबह या शाम। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रकाश का स्रोत किधर है। अब छाया में कुछ मुख्य चीज़ें बताऊंगा, छाया के बारे में लिखने के लिए आएगा तो सबसे पहले इसका परिभाषा लिखना। प्रकाश की किरणें जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो वह प्रकाश की किरणें जब किसी अपारदर्शी, ये पारदर्शी चीज़ नहीं, अपारदर्शी है, जैसे कि हम हैं, अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो प्रकाश इसके पार नहीं जा पाती है। यदि वस्तु के पीछे पर्दा लगा हो तो पर्दे एक अंधकारमय स्थान प्राप्त होता है और इस अंधेरे स्थान को ही वस्तु का छाया बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अंधेरा जो स्थान बनता है इसी को ही, जो वस्तु के आकृति के जैसे ही होती है, इसी स्थान को बोलते हैं वस्तु का छाया। लिख लोगे छाया। अब इसमें
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने के लायक क्या क्या चीज़ है यहाँ पे। तो छाया में दो क्षेत्र बनता है, जैसे कि ये प्रकाश स्रोत है, जैसे कि ये प्रकाश स्रोत है, उसके सामने में है कोई वस्तु है, कोई वस्तु रखा हुआ है, उसका छाया बन रहा है उसके पीछे में। तो यहाँ पे दो क्षेत्र संभव होते हैं, प्रकाश इस तरीके से जा गया है, इस तरीके इधर से गया है, एक क्षेत्र ऐसे करके बनेगा जो उसके सीधे रहेगा, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र जो होता है इसको बोलते हैं प्रच्छाया, और ये वाला जो क्षेत्र बनता है, ये बड़ा वाला क्षेत्र, उसको बोलते हैं उपछाया। प्रच्छाया को इंग्लिश में बोलते हैं अम्ब्रा, और उपछाया को बोलते हैं पेनम्ब्रा। ठीक है, शब्द याद रहेंगे, अम्ब्रा, पेनम्ब्रा, प्रच्छाया, उपछाया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक है हमारा है इलिप्स, मतलब ग्रहण। ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? आज तक दो प्रकार के ही ग्रहण सुने होंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण को बोलते हैं लूनर इलिप्स, सूर्य ग्रहण को बोलते हैं सोलर इलिप्स। सबसे पहले देखते हैं सूर्य ग्रहण। और दूसरा चंद्रमा चाहिए, और तीसरा पृथ्वी। यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे चंद्रमा है, पृथ्वी है। सबसे पहले ये तीनों एक ही रेखा में आने चाहिए। जब एक ये इधर रहेगा, ये इधर रहेगा तो नहीं हो पाएगा सूर्य ग्रहण। सबसे पहले ये तीनों एक ही रेखा में होने चाहिए, एक सरल रेखा में होना चाहिए। अब क्या होगा, जो चंद्रमा है ना वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रहते हैं ना उसको चंद्रमा तो दिखेगा नहीं, सूर्य या तो सूर्य नहीं दिखेगा या तो सूर्य का कुछ पोर्शन दिखेगा। इसी को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है, ये दूसरा पॉइंट है, इसको नोट करके लिख लेना। हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है, लेकिन सूर्य ग्रहण जब होगा तो वो दिन होगा अमावस्या का ही दिन, इसको याद रखना। ये क्या हो गया, सूर्य ग्रहण। अब दूसरा देखेंगे चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, चंद्र ग्रहण में सूर्य तीनों सरल रेखा में रहेंगे। सबसे पहला चीज, यहाँ पे पृथ्वी रहेगा, यह रहेगी, और यहाँ पर चंद्रमा एक सरल रेखा में रहेंगे। तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो हमें पृथ्वी में चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, चंद्र ग्रहण। चंद्र को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं या चंद्र का कुछ पोर्शन को ही देख पा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण हमेशा होता है पूर्णिमा के दिन। इसमें क्या बताया, अमावस्या के दिन। और इसमें एक और चीज़ याद रखना, चंद्र ग्रहण साल में सिर्फ 2 बार ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, ठीक है, मतलब 5वां नंबर का टॉपिक है प्रिज्म।
क्या है? प्रिज्म से अपवर्तन, प्रिज्म से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? सबसे पहले रिफ्रैक्शन देखने से पहले, अपवर्तन देखने से पहले प्रिज्म को देख लेते हैं। प्रिज्म एक सामान्यतः कांच से बना होता है प्रिज्म। उसमें कितने फलक होते हैं? उसमें 3 आयताकार फलक होते हैं। ये आयताकार है, ये आयताकार है, ये आयताकार है, और 2 त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो जो आयताकार फलक होता है ना, उसी से अपवर्तन या रिफ्रैक्शन होता है। प्रकाश ऐसे करके जाएगा इधर और 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन। और जो कलर में दिखता है ना, उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। आगे दोनों को एक एक करके बताऊंगा। तो ये वाले जो आयताकार जो फलक है ना, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस या फिर अपवर्तन फलक। जिस फलक से अपवर्तन होता है। अब प्रिज्म देखने के बाद प्रिज्म में अपवर्तन देखेंगे। अब देखते हैं प्रिज्म से अपवर्तन। हमारा प्रिज्म देख लिए, उसके बाद हम लोग प्रिज्म को ऐसे करके रख दिए हैं। जो उसका आयताकार फलक है ना, वो उस साइड रखा हुआ है, ऐसे करके सामने है। इधर आयताकार फलक है, इधर भी है, इधर भी है। तो अपवर्तन कराएंगे। अपवर्तन के नियम पहले पढ़े होंगे 9वीं 10वीं क्लासेस में। अब उसके आगे की चीज़ देखते हैं। हमारा प्रकाश जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। प्रकाश को जाना चाहिए था इधर, लेकिन वो ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब प्रकाश इधर चले गया, मुड़ जाता है, लंब है, लंब की तरह मुड़ जाता है। ये आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, एक बार और होगा, इसलिए इसको हम लोग R1 लिख देते हैं। ये अपवर्तन कोण है। अब प्रकाश किधर चले गया? इधर चले गया। इधर से आ रहा है, इधर चले गया। अब प्रकाश को किधर जाना चाहिए था? ये लंब है। प्रकाश को जाना चाहिए था सीधा, ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन प्रकाश इधर निकल गया। आपतित किरण है, आपतन कोण, अपवर्तन कोण। एक बार और अपवर्तन हुआ है, R2। अब उसके बाद बाहर निकल गया। इसको क्या बोलते हैं? निर्गत कोण। इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसको किधर जाना चाहिए था? प्रकाश को वास्तव में इधर जाना चाहिए था, और वो चले गया इस दिशा में। इसको हम लोग इधर मिला दिए। ये जो कोण बनता है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है, इसी को बोलते हैं विचलन कोण, जिसको डेल से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मानक विचलन कोण भी बोल सकते हैं, विचलन कोण भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं डेल्टा भी बोलते हैं, डेल बोलते हैं। यह है विचलन कोण। ठीक है, विचलन कोण समझ में आया? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिज्म से जुड़ी अन्य बातें। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।